इजराइल थर थर काँप रहा है। पहली बार उसको युद्ध का मतलब समझ में आ रहा है। अब तक इजराइल रोज हमास और फिलिस्तीन पर हमला करता था। इजराइल को लगा था कि लेबनान को भी निपटा देंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि ईरान इसको इज्जत का सवाल बना लेगा। और अब ये सच्चाई है कि ईरान के सामने इजराइल की कोई हैसियत नहीं है और इजराइल एक छोटा सा देश है। अगर इजराइल में ईरान के लोग पैदल भी घुस गए तो बहुत बुरी हालत होगी। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में भारत के लोग पैदल घुस जाए तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। सच्चाई को सच्चाई माननी चाहिए। सोचिए, जो अपने आप को सुपर पावर इजराइल कह रहा था, उस पर 200 रॉकेट दागे गए। रिहायशी इलाके में भी रॉकेट गिरे हैं, मिसाइल गिरे हैं ईरान के। लेकिन आखिर क्यों इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर रहा है? 56 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, 3 दिनों का लगभग समय खत्म हो रहा है। उसके बाद भी इजराइल अभी क ख ग कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं फिर कह रहा हूँ, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, बस सामने वाला मजबूत होना चाहिए। कमज़ोर पर अगर आप अपना जोर दिखा रहे हैं तो आप किस बात के मजबूत हैं? सोचिए, इजराइल का दुनिया में डंका बजता था। ये बात सच है कि मिडिल ईस्ट में जितने इस्लामिक देश हैं या मुस्लिम कंट्री हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हथियार नहीं है, विज्ञान नहीं है। इस पर उन्होंने जोर नहीं दिया। अगर हम यूरोप की बात करें और एशिया की बात करें तो इजराइल के पास तकनीक है। चीन और रूस के बाद, भारत के बाद इजराइल मजबूत देश है। लेकिन ये सच है कि अब धीरे धीरे इजराइल की पोल पट्टी खुल रही है। इजराइल सबसे हथियारों का डीलर बना हुआ था, हथियारों की सप्लाई करता था। लेकिन इस युद्ध में भारत न्यूट्रल है। भारत चाहता है कि शांति हो, सद्भावना हो, क्योंकि हम बुद्ध के देश हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। लेकिन चीन और रूस ये दोनों अमेरिका से अपना हिसाब बराबर करने के लिए सीधे सीधे ईरान की मदद कर रहे हैं। और सोचिए, ईरान ने 200 मिसाइल दाग दिए, इजराइल के परखच्चे उड़ गए शहरों के। आयरन डोम रडार को पार करके कुछ ऐसे भी मिसाइल अब ईरान के पास आ गए हैं जिससे आयरन डोम रडार काम नहीं करता है। और इजराइल 1 साल से युद्ध में पड़ा हुआ देश है। हमास और फिलिस्तीन से लड़ाई में ही उसकी हवा निकली हुई है। लेबनान से हमला करके उसने और ओखल में सिर डाल दिया। अभी तो यमन के लड़ाके बाकी हैं, अभी तो इराकी लड़ाके बाकी हैं, अभी तो सीरिया के लड़ाके बाकी हैं। और ईरान से जब आप तुलना करेंगे इजराइल का, तो इजराइल ताकत के मामले में कहीं नहीं टिकता है। सोचिए, मंगलवार के दिन इजराइल पर ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। उसके बाद अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है, चुप बैठा है। दुनिया भर के कहा जा रहा है कि उसके आका अमेरिका ने उसको ताकीद की है, उसको सलाह दी है कि कम से कम ईरान से मत उलझो। सच्चाई है कि ईरान से तो अमेरिका नहीं उलझना चाहता है। पूरे मुस्लिम देशों में ईरान सबसे मजबूत और तकनीक वाला देश है। अगर फाइटर प्लेन की बात करें तो उसी मामले में इजराइल थोड़ा सा मजबूत बनता है। लेकिन ईरान के पास भी अपने जहाज़ हैं, मिसाइल है। वो हमास नहीं है, वो फिलिस्तीन नहीं है, न वो लेबनान है, न वो हिजबुल्ला है, और न ही वो हूती है। वो एक राष्ट्र है। हूती यमन के लड़ाके हैं, जो 1 लाख 1.5 लाख लड़ाके हैं। लेबनान के लड़ाके हैं हिजबुल्ला, वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, लड़ाके भी हैं, 1 लाख की संख्या है। उनके पास उस तरह के हथियार नहीं हैं। लेकिन ईरान एक स्वायत्त देश है। ईरान के साथ रूस और चीन खड़ा है और यही इजराइल का मामला फंस रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने लगता है कि अपने गले में घंटी बांध ली है। मैं आपको तुलना करके बताता हूँ। लेबनान सरकार का कहना है कि इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमले की वजह से अब तक 1000 लोगों की मौत हुई है और 10 लाख लोग बेघर हुए हैं। ये इजराइल में हुआ है। लेकिन अब बेघर होने की बारी इजराइलियों की है, क्योंकि लेबनान की नसरुल्लाह की हत्या का बदला ईरान ले रहा है। ईरान की आबादी, अगर तुलना करें ईरान और इजराइल की, तो ईरान की आबादी इजराइल से 10 गुना ज़्यादा है। सोचिए, ईरान की आबादी इजराइल से 10 गुना ज़्यादा है। 1 करोड़ की करीब आबादी इजराइल की है, 10 करोड़ आबादी ईरान की है। ग्लोबल फायर पावर 2024 के इंडेक्स के अनुसार ईरान की आबादी जो है 10 करोड़ है और इजराइल की आबादी 1 करोड़ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में आर्म फोर्सेस एशिया की सबसे बड़ी फोर्स में से है। इनमें कम से कम 5,80,000 एक्टिव ड्यूटी सैनिक
और लगभग 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व कर्मी है। मतलब ये आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंचता है, 8 लाख की उसकी कैपेसिटी है। इजराइल के पास सेना, नौसेना और सैनिक बलों को कुल मिलाकर 16,950 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा रिजर्व बलों में उसके पास 4,65,000, जबकि अर्धसैनिक बलों में 8,000 जवान हैं। इजराइल के पास है आधुनिक लड़ाकू विमान। ये बात सच है कि इजराइल के पास 612 लड़ाकू विमान हैं, जिसमें F-15, F-16 और F-35 है। लेकिन वहीं ईरान के पास भी 551 फाइटर विमान है और चीन और रूस से उसकी दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये ताकत है। ईरान के पास टैंक भी ज़्यादा है। ज़मीनी ताकत की बात करें तो इजराइल के पास 1370 टैंक है, जबकि ईरान के पास 1996 टैंक है। मतलब टैंक भी उसके पास ज़्यादा है। मरकेबा टैंक जैसे आधुनिक, इजराइल के पास मरकेबा टैंक है। ईरान इजराइल दोनों की नौसेना के मामले में बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ईरान अपनी छोटी नाव के जरिए बड़े हमले कर सकता है। ग्लोबल फायर के मुताबिक ईरान के बेड़े में ऐसी 67 नाव हैं, जबकि इजराइल के पास 101 है। तो इजराइल के पास आधुनिकता है, लेकिन ईरान के पास संख्या बल बहुत ज़्यादा है और देर सवेर ये बर्बादी का कारण बनेगा। तो इस युद्ध में जो लोग अब तक खुशफहमी पाले हुए थे कि इजराइल विजेता है, अजय है, अब वो इस खुशफहमी से बाहर निकले, क्योंकि ईरान से पंगा लेकर इजराइल ने अपने बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी। और सोचिए, फिलिस्तीन पर हमला करते हुए इजराइल को मिनटों नहीं लगा था, हमास पर हमला करने में सेकंडों नहीं लगा था, यहाँ तक कि हिम्मत करके लेबनान पर भी हमला कर दिया। लेकिन ईरान ने 200 मिसाइलें अटैक किया है। अब तक इजराइल प्लानिंग ही कर रहा है। वहीं इसी बीच मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हो चुका है, खुद बेंजामिन नेतन्याहू के जहाज पर हमला हो चुका है। सच्चाई ये है कि अमेरिका को पता है कि ये युद्ध ईरान नहीं लड़ रहा है, ईरान के पीछे रूस और चीन लड़ रहा है। इसलिए अमेरिका अब लगातार इजराइल को समझा रहा है कि उकसावे वाला कोई भी काम न करें। इसलिए लबोलुआब तो यह है कि आज के समय में अगर आपको मजबूत बनना है तो विज्ञान और तकनीक को अपनाना पड़ेगा, तभी आपसे दुनिया डरेगी, आपको मजबूत होना पड़ेगा। फिलहाल रूस और चीन जो है इस पूरे खेल में मज़ा ले रहा है और अमेरिका अपनों घुटनों पर है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ये बात साफ है कि इसको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जाने वाली थी, इजराइल की जनता नाराज़ थी, वो तीसरी बार उनको नहीं चुनने के मूड में थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन का बहाना बनाकर देश को युद्ध में धकेल दिया। आप ऐसे समझिए जैसे भारत और पाकिस्तान के चुनाव के समय किसी ने कहा नहीं है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं चुनाव के समय आ जाता है, उसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है, वहाँ चुनाव में इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा सामने आता है। लेकिन सोचिए 21वीं सदी में युद्ध किसी चीज़ का रास्ता नहीं है। भारत का जो रास्ता है, भारत की जो विदेश नीति है वो शानदार है और भारत अपनी रक्षा करता है, मजबूत देश है, लेकिन कभी भी दूसरों पर बेवजह हमला नहीं करता। ये बात तो तय है कि इजराइल की नीयत साफ नहीं है, उसकी नीति साफ नहीं है, उसकी नीति विस्तारवादी रही है ये, और इसी वजह से पूरी दुनिया में अब इजराइल जो है वो अलग थलग पड़ रहा है और एशिया में तो वो कम से कम फंस ही गया है और अमेरिका, उसके आका ने उसको बीच मझधार में लाके छोड़ दिया है। अब सच्चाई ये है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर आता है, यही चाहता है रूस, क्योंकि रूस और चीन को बहाना मिल जाएगा और वो भी खुलकर इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर परोक्ष रूप से, गुप्त रूप से इजराइल की मदद अमेरिका जारी रखता है तो ईरान की भी मदद रूस और चीन जारी रखेगा और इस वजह से इजराइल को ये युद्ध काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इजरायली पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, अमीर भी हैं और उनको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की गलतियों की वजह से उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आ गई है। उनको लगता था कि पहले हमारा दुश्मन सिर्फ हमास और फिलिस्तीन था, अब यमन हो गया है जिसके लड़ाके हूती हैं, अब लेबनान हो गया है जिसके लड़ाके जो हैं वो हिजबुल्लाह है और ईरान इस युद्ध में धीरे धीरे कूद रहा है। वहीं पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों की सिंपैथी भी जो है वो इजराइल के खिलाफ है। इसका मतलब है कि अब चाहकर भी ईरान पर इजराइल हमला नहीं कर सकता है और अगर इजराइल की एक गलती, अगर उसने ईरान पर हमला किया मिसाइलों के अटैक के बराबर,
तो ये युद्ध नहीं महायुद्ध में बदल जाएगा। आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।